इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जॉय इनमेट का खून लेने के लिए कालकोठरी के अंदर आ रहा होता है। जॉय को कालकोठरी के अंदर आते हुए देख इनमेट डर के मारे कांपते हुए जॉय से कहती है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, कृपया करके मुझे चोट मत पहुँचाओ, कृपया करके मुझ पर दया करो। इनमेट की बात सुनने के बाद जॉय कहता है, क्या दया और तुम पर, और वो भला मैं क्यों दिखाऊं? क्या तुम अभी भी जिंदा नहीं हो? तुम्हें तो मेरा इस बात के लिए आभारी होना चाहिए। जॉय को इनमेट के पास आते हुए देख एलिस गुस्से में अपने दांत पीसते हुए जॉय से कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अब तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो? एलिस की बात सुनने के बाद जॉय एक डरावनी मुस्कुराहट देते हुए एलिस से कहता है, जब मैं अपने एक पड़ोसी के बच्चे की उंगली काटती थी तब उन लोगों ने मुझे दोषी ठहराकर पकड़कर बहुत पीटा था। हालांकि उसमें मेरी गलती थी। तब मेरे भाई ने मुझे बताया था कि केवल ताकतवर लोग ही जिंदा रहते हैं। इतना कहते ही जो साइको जैसी पागल हरकतें करते हुए कहता है, मैं स्पष्ट रूप से अपने भाई की बात सुन रहा था, पर उन लोगों ने मुझे माफ़ क्यों नहीं किया? वहाँ पर मेरी गलती नहीं थी, उन लोगों ने मुझे माफ़ क्यों नहीं किया? क्यों क्यों क्यों? फिर वो एलिस की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें भी लगता है कि वहाँ पर मेरी गलती थी? जॉय को ऐसे पागलों जैसी हरकतें करते हुए देख एलिस एक पल के लिए तो डर जाती है, फिर अपने आप को संभालती है। तभी जॉय अपनी बातों को पूरी करते हुए एलिस के मुंह पर उल्टे हाथ का एक मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। जॉय के एक ही वार से एलिस की हालत खराब हो जाती है। फिर जॉय एलिस को देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे पहले ही माफ़ी मांग ली है, तो तुम मुझे माफ़ कर दो। इतना कहते ही जॉय जमीन पर पड़ी हुई एलिस के पेट पर एक जोरदार लात मारता है। एलिस को यूं पीटते हुए देखकर इनमेट चिल्लाते हुए कहती है। एलिस को पीटने के बाद जॉय किसी साइको की तरह हंसते हुए इनमेट को देखते हुए कहता है, तुम्हें उसकी बहुत परवाह है, तो क्या तुम्हें मेरी भी परवाह है? अगर मैं तुम्हारा खून नहीं ले जाऊंगा तो मेरा भाई मुझे बहुत डांटेगा। जैसे ही एलिस जॉय को इनमेट के पास जाते हुए देखती है, वो अपने एक हाथ से जॉय का पैर पकड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हें उसे चोट पहुंचाने नहीं दे सकती। जैसे ही जॉय देखता है कि एलिस ने अभी भी हार नहीं मानी है और वो अभी भी उसका रास्ता रोक रही है, ये देखकर जॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो एलिस के सर पर लातों की बारिश करते हुए चिल्लाकर कहता है, क्यों क्यों हर किसी को मेरे ही खिलाफ जाना है? मैंने तुमसे पहले ही माफ़ी नहीं मांग ली थी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो तुम्हें बस मरने के योग्य ही हो। एलिस की ऐसी हालत देखकर इनमेट की आत्मा अंदर तक कांप जाती है। एलिस के दर्द को देखकर इनमेट अपने दर्द को भूल जाती है और जॉय से चिल्लाते हुए कहती है, रुको, अगर तुम मेरा खून लेना चाहते हो तो ले लो, पर कृपया करके उसे मत मारो। इनमेट को देखते हुए एलिस अपने ऊपर ही गुस्सा करते हुए कहती है, काश मैं मर्लिन की तरह ताकतवर होती तो मैं आज इस साइको जॉय को इनमेट के साथ ऐसा करने से रोक पाती। पर एलिस इनमेट को तड़पते हुए देखने के अलावा और भी कुछ नहीं कर पाती। इनमेट का खून निकालने के बाद जॉय मैजेस्टी के पास एल्फ का खून ले जाता है। इनमेट का खून मिलते ही मैजेस्टी उस खून को फटाक से किसी फल के जूस की तरह गट-गट करके पी जाता है। खून को पीते ही गुस्से के मारे मैजेस्टी उस कटोरी को पटक देता है। मैजेस्टी को यूं दर्द से कराहते हुए और गुस्से में देखकर जॉय जल्दी से मैजेस्टी से पूछता है, मैजेस्टी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? इस पर मैजेस्टी कहते हैं, कितने अफसोस की बात है कि अब एल्फ का खून भी इस शरीर को मेंटेन नहीं रख पा रहा है। इतनी परेशानियों को उठाने के बाद क्या हमारा मकसद अभी भी सफल हो सकता है? मैजेस्टी की बात सुनने के बाद जॉय मैजेस्टी से कहता है, मैजेस्टी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सफलता से केवल एक ही कदम दूर है। जब हमें वो आखिरी चाबी मिल जाएगी तो आप इस नए युग के राजा बन जाएंगे। की बात में हामी भरते हुए मैजेस्टी कहते हैं, हाँ, यह हमारे राज्य के तबाह होने के दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं है। इतना कहते हुए मैजेस्टी नर्क के दरवाजे के सामने जाकर कहते हैं, एक बार वो आखिरी चाबी भी हमें मिल गई तो फिर से हम पूरी दुनिया को नियंत्रित करेंगे और नर्क से हमारी सेना आकर हमारे सभी दुश्मनों को हरा देगी। तभी मैजेस्टी को कुछ महसूस होता है। फिर वो जॉय से कहते हैं, जॉय, लगता है कि हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। इस पर जॉय मैजेस्टी से कहता है,
मैं और मेरा भाई उन लोगों का स्वागत बहुत अच्छे से करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उस समय बहुत सारे घुड़सवार दौड़ते हुए मेजेस्टिक के ठिकाने की तरफ जा रहे होते हैं। ये सभी घुड़सवार कैपिटल के रेडबर्ड नाइट्स होते हैं और वो सभी लोग ठीक मेजेस्टिक के ठिकाने के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी एक नाइट लीडर से कहता है, लॉर्ड साहदीन, आपके सामने जो खंडहर दिख रहा है वो फॉर्बर किंग का महल है। हाल के वर्षों में यहाँ हो रही गतिविधियों के बारे में जो भी अफवाह फैली हुई थी वो सभी सच होती दिखाई दे रही है। इस पर साहदीन कहते हैं, अच्छा है, वो सभी लोग अब नहीं बच पाएंगे। इतना कहते ही लॉर्ड साहदीन अपने सभी नाइट्स को महल पर अटैक करने के लिए कहते हैं। लॉर्ड साहदीन का आदेश मिलते ही सभी नाइट्स महल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक नीली तलवार उड़ती हुई आती है। उस तलवार को पकड़कर जॉय एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर रेडबर्ड नाइट्स को देख रहा होता है। जॉय और जो को पहाड़ की चोटी पर खड़ा होते हुए देखकर लॉर्ड साहदीन कहते हैं, लगता है कि ये दोनों हम पर छुपकर हमला करने के लिए यहाँ आए हैं। ऐसी गंदी चाल तुम जैसे गंदे नाली के कीड़े ही चल सकते हैं जो अपनी कब्र से यहाँ बाहर रेंग रहे हैं। इतना कहते ही साहदीन अपनी पूरी ताकत को रिलीज करते हुए कहता है, चलो अब मैं तुम दोनों को रेडबर्ड नाइट्स की असली ताकत का स्वाद चखाता हूँ। इतना कहते ही उसके आंखों के सामने अचानक अंधेरा छाने लगता है और दूसरे ही पल पूरा आसमान लाल हो जाता है और वहाँ पर बारिश होने लगती है और साहदीन का आधा कटा हुआ शरीर जमीन पर पड़ा होता है। साहदीन की आंखें हैरानी के मारे मरने के बाद भी खुली हुई होती हैं और उसके चारों तरफ रेडबर्ड नाइट्स की खून में लथबथ लाशें पड़ी होती हैं। उन लाशों के बीच जॉय और जो किसी विजेता के जैसे खड़े होते हैं। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।